Hello, this is your Roshan sir, and today we will talk about the macroeconomics, and it's chapter 1, and it's the last lecture of this chapter. Okay, and today's topic is scope of macroeconomics and significance of macroeconomics. Okay, the first topic is scope. Let's go. Scope, that means क्षेत्र. ठीक है. Scope of macroeconomics refers to the field of study of macroeconomics. It includes the following leading issues. ओके, यानी क्या क्या इसका स्कोप है, इसी के बारे में पढ़ना है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है. देखो, तो फर्स्ट स्कोप है इसका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करने में, नहीं फाइंड करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड estimation of national income and its related aggregates like GDP एंड NDP, यानी नेशनल इनकम को फाइंड या कैलकुलेट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है. ठीक है, चाहे GDP वगैरह में NDP, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सेकेंड पॉइंट है इसका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज के तहत थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकाला जाता है. Keynesian theory of employment is of notable significance in this content. यानी इसमें केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है. इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये एक्सप्लेन करता है अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न का, क्या क्या रीज़न है जिससे कि बेरोज़गारी है, उसको सजेशन देता है उसके थ्रू. ठीक है, उसके समाधान के लिए अपने थ्योरी जो दिया है उसके तहत. आगे देखो, थ्योरी ऑफ मनी. क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. यानी जो मनी का क्रिएशन होता है, सृजन होता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के थ्रू. कमर्शियल बैंक्स जो गवर्नमेंट बैंक है, जैसे जो लेन देन का काम करते हैं SBI, PNB, कैनरा बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कमर्शियल बैंक के द्वारा जो भी मनी का क्रिएशन होता है वो थ्योरी ऑफ मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक हिस्सा है. लिंक टू इट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. यानी मनी का जो सप्लाई होता है, रेगुलेटिंग होता है बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स RBI. तो ये सब जो होता है, सबका स्टडी वगैरह जो भी रूल रेगुलेशन होता है सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही होता है. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप. यानी जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, पैसे का जो घटना बढ़ना, उसके मूल्य का, वो सब इसी के तहत होता है. ठीक है, जो प्राइस लेवल होता है वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही होता है. आगे देख लो, रोल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का रोल इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी. यानी जो गवर्नमेंट का बजट होता है, हर साल गवर्नमेंट का बजट पेश होता है फरवरी में, ठीक है, एवरी ईयर. तो उसके इम्पैक्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है, यानी कैसे वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए मतलब इम्पैक्टफुल है, यानी बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या क्या उससे बेनिफिट किसको किसको हो सकता है. तो ये सारा अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही होता है. आगे नेक्स्ट पॉइंट इसका एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज़ मैनेज्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के तहत ही जो भी एक्सचेंज रेट होता है, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह होता है, सब इसी के तहत होता है. ठीक है, आगे देखो इसमें क्या दिया, इसका सिग्निफिकेंस दिया है. सिग्निफिकेंस यानी महत्व, यानी इम्पोर्टेंस. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के डिस्क्रिप्शन में इसका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि ये डीप डिस्क्रिप्शन करता है, यानी गहराई से हर चीज़ की
जांच करता है, उसका इम्पोर्टेंस बताता है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रेवल्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, यानी जो भी नेशनल इनकम होता है उसका क्या करता है, उसकी नेचर वगैरह का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, यानी अर्थव्यवस्था में क्या क्या उसका हो सकता है, वो सब इसी के तहत होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इसी के थ्रू पता चलता है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है, बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जा सकता है, सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही पता चलता है। गवर्नमेंट बजट, अभी ये भी टॉपिक मैंने बताया गवर्नमेंट बजट का भी, आगे देख लो। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक रोड मैप होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आर ड्रॉन बाई असेसिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो सब के लिए एक रोड मैप होता है डेवलपमेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में भी इसका काफ़ी महत्व होता है, यानी स्थिरता बनाए रखने में, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी ऑफ मैक्रो हेल्प अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दिस इज़ अचीव थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी। आगे है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, यानी बीओपी स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज आवर कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड कंपल्सन ऑफ इम्पोर्ट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस को भी बनाए रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड के थ्रू ये शो होता है कितनी कैपेसिटी है किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में। यानी बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारे क्या, लगभग सभी कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। यानी जिसके यहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा उत्पादन होती है, जिस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो दूसरी कंट्री को सेल करता है, और फिर जिसके यहाँ जो चीज़ नहीं होता वो दूसरे कंट्री से मंगाता है, ठीक है। तो इसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मंगाने को इंपोर्ट और भेजने को एक्सपोर्ट, जिससे कि इकोनॉमी जो होती है स्थिर बनी रहती है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कोई चीज़ बनाने का, या फिर उनका कॉस्ट ज़्यादा आता है, तो जो कंट्री कम कॉस्ट में वो चीज़ बना लेते हैं कम रिसोर्स का यूज़ करके, तो वो बेचते भी कम में है, इसलिए वहाँ से मंगाने में ही उचित रहता है कि कम रेट में मंगाएंगे तो कम रेट थोड़ा सा प्रॉफिट रख के और सेल कर देंगे। और वही चीज़ अगर हम ज़्यादा खर्च करके बनाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में महंगा बिकेगा, तो पब्लिक ख़रीदने में भी आनाकानी करेगी, ठीक है। इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, हमारे यहाँ वो चीज़ उतना नहीं बन पा रहा हो, तभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। आगे प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी जो भी पुअर्टी की प्रॉब्लम्स है, गरीबी वगैरह की या पॉल्यूशन की, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की, सब यहाँ पे क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही स्टडी करके दूर किया जाता है, इसका रेमेडीज़ वगैरह खोजा जाता है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, total consumption, investment, expenditure in the economy, output across different sector of the economy and the like is extremely useful in the formation of policies for the growth and development of the country। यानी जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन होता है वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही होता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक तरह से डेवलपमेंट का काम करती है, ग्रोथ का काम करती है, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट होगा।